Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Satti and I'm back with another important lecture related to the Air University's CBT examination for the fall 2026 intake. So आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग ऑथेंटिक पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे. सो फॉल 2025 में यानी लास्ट ईयर 2025 के टेस्ट में जो मेरे स्टूडेंट्स टेस्ट के अंदर अपेयर हुए उन्होंने जो क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए थे विद द एग्जैक्ट वैल्यूज. कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन हमें फीडबैक में प्रोवाइड करे थे. उन क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे. आज के लेक्चर्स को आपने एंड तक देखना है, कवर करना है कम्प्लीटली. उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एयर के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का या क्वेश्चंस का वो क्या है, और आपको रियलिस्टिक पास पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा. और आप फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है अपनी तैयारी को परख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं फॉर योर सीबीटी एग्जामिनेशन. और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचता रहे. एंड इसके साथ साथ अगर आप में से कोई हमारे प्रेप सेशंस को ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर्स एंड डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, आप हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर इंशाल्लाह. फैक्टर द पोलिनोमियल कंप्लीटली 2x स्क्वायर माइनस 98. इसका फैक्टराइज करना है, इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर टू इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहते हैं. इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 98. तो इन दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो इनमें टू कॉमन है, सो आई विल टेक टू कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 49. नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x स्क्वायर 49 होता है 7 का स्क्वायर, आई कैन राइट इट डाउन एज 7 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7. द रीजन इज नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया है. दिस टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला इज a माइनस b इंटू a प्लस b. राइट. A is my x, B is my 7, so this will be 2 into x minus 7 into x plus 7, 2 into x minus 7 into x plus 7. So option C, the third option here is the right choice. Okay, this one is the right choice. So 2x नहीं है, 2 into x minus 7 into x plus 7 है. Moving on to the next question, the number whose 7% is 42 is, यहां पे मिस टाइप हुआ है. द नंबर, ये नहीं है आंसर, क्वेश्चन यहां तक है. द नंबर हु 7% इज 42, वो नंबर जिसका 7% 42 है, आप ये बता दें कि वो नंबर क्या है. तो व्हाट इज दैट नंबर? तो हमने नंबर बताना है कि नंबर क्या होगा. कौन सा नंबर जिसका 7% कितना है? 42 बनता है. जब भी आपने टोटल नंबर निकालना हो और हमारे पास पेपर में गिवन हो कि जी इतने परसेंट ये नंबर बनता है, बताओ टोटल कितना नंबर है वो, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई विद 100 करवा लेंगे, डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज करवा लेंगे, यू विल गेट द आंसर. तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 इंटू 100 करेंगे 600 आ जाएगा. अब ये ना एयर के क्वेश्चन में यूं लिखा होता है, चॉइस ए 300, ए बी सी नहीं लिखा होता, फिर चॉइस बी 400, फिर चॉइस सी में यूं ये डॉट्स बने होते हैं जिनको आपने फिल अप करना होता है, तो वो आपकी चॉइस मार्क हो जाती है क्योंकि उनका तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना. तो ये 0600 नहीं लिखा हुआ, ये वो चॉइस है तो यहाँ पे मिस प्रिंटेड है. दिस इज 600. तो आंसर यहाँ पे क्या है? 600 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90. अब ये तो बहुत आसान सवाल है. 18 90 का कितना परसेंट बनता है? सो 18 90 का कितने परसेंट बनता है? तो 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 9 10 जा 10 10 के साथ कैंसिल, 20% बनता है. ये तो बहुत इजी था, बहुत ही इजी सवाल आ गया. ठीक है. इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस इज 144 यार्ड्स. एक रेक्टेंगुलर हाउस है जिसका पेरीमीटर कितना है? 144 यार्ड्स है. जिसका पेरीमीटर क्या है? 144 यार्ड्स है. विड्थ उसकी 30 यार्ड है.
लेंथ पता हो गया। सो यार्ड्स को देख के परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन में, यार्ड्स भी यूनिट है लेंथ का, डिस्टेंस का। ठीक है। अब एक रेक्टेंगुलर हाउस है, एक रेक्टेंगुलर हाउस है, एक रेक्टेंगल है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जरा दोबारा। एक रेक्टेंगल है मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर हाउस है जिसका पेरीमीटर पी जो है वो 144 है यार्ड में, विड्थ जो है वो 30 यार्ड है। तो बताना था कि लेंथ कितने यार्ड होगी, लेंथ ऑफ द हाउस कितनी होगी। तो देखें रेक्टेंगुलर शेप के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। सो पेरीमीटर इज 144, 2 इंटू लेंथ इज एक्स, विड्थ इज, विड्थ गिवन है 30, मैंने लेंथ को एक्स सपोज कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। दिस विल बी 2x प्लस 60, 60 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 2 ऑफ x। 2 के साथ कैंसिल कर लें, 42 यार्ड्स आंसर बन जाता है। तो यार्ड्स को देख के परेशान नहीं हो जाना, ऐसा कोई यूनिट आ जाए तो परेशान होने की बात नहीं होती, यूनिट वो लेंथ का ही है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यार्ड, ये सारे के सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स में कंफ्यूज करने की स्टूडेंट्स को कोशिश की गई थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो क्योंकि पास पेपर है और कुछ वो स्क्रीन पिक्चर्स हैं पास पेपर्स की जो स्टूडेंट्स ने गैदर की हुई हैं, तो वहां से चीज़ मैंने ऐड की हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी क्वालिटी आपको ब्लर लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं दोबारा बता देता हूँ। कह रहा है कि के स्केयर की वैल्यू जो है ना वो -1 है। तो आपने वैल्यू बतानी है 4 + के होल स्केयर की। गौर करें यहाँ पे के स्केयर की वैल्यू -1 है, के स्केयर की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू -1 नहीं है। तो के की फॉर्म में और कॉन्स्टेंट की फॉर्म में आंसर है, यानी पहली चॉइस 9 है, सेकंड चॉइस अगर मैं देखूं तो 15 ऑफ के है, थर्ड 15 + 8 ऑफ के है, डी जो है वो 16 - 8 के है। तो के स्केयर की वैल्यू क्या है, डैट इज -1। तो 4 + के होल स्केयर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 4 + के होल स्केयर को फाइल ओपन इट अप। तो 4 + के होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। So this is 8 of k. So this is 16. This is k square. This is 8 of k. K square given है यहाँ पे कितना, -1। सिक्सटीन में से 1 चला गया, 15 रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीट इसको राइट डाउन कर लेते हैं। 16 और -1, दिस विल बी 15 + 8 ऑफ के। तो 15 + 8 ऑफ के आ जाएगा, 15 + 8 ऑफ के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। तो सी और चॉइस को मार्क कर देंगे। 40,404 है, उसमें से उसमें एक्स ऐड हो रहा है और इक्वल टू 44,444 गिवन है। वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 40,404 -10x किसके इक्वल होगा। तो 40,404 प्लस x इज इक्वल टू 44,444। अब जब ये टर्म इधर जाएगी जाके माइनस हो जाएगी, तो x में से माइनस होगा 44444 -40,404। तो ये आ जाएगा 444 और 4, इसमें से 40,404 को माइनस कर दें। ये 4 जानबूझ के एग्जामिनर्स ने ऐड किए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गया 4, और 4 में से 4 चला गया 0, वो तो खत्म हो गया। तो डिफरेंस है यहाँ पे 4040 का, 4040 का डिफरेंस है यहाँ पे। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी। ये टर्म क्या है, ये टर्म गिवन है 4040 -10x, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो 40,404 -10 इंटू एक्स क्या आया था, 4040 आया था, तो 4040 आया था। तो अब घबराना नहीं है कि भाई पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये तो 4,000 है, तो कोई मसला नहीं है, एक जीरो साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा।
तो दिस विल बी 40400 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। सिंपल है ना। देखें 40404 में से 40400 को माइनस करेंगे तो 4 में से तो जीरो गया, 4 आ गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो खत्म, 4 में से 4 गया खत्म, जीरो में से जीरो, तो 4 आ गया। सिंपल 4 आंसर है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पे राइट चॉइस। ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पर। तो राइट चॉइस यहाँ पर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इंट्यूशन का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, वन प्राइम नंबर नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग दिस मिस्टेक, दे टेक वन एज प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये 2 है पहला प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर है 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है वन के अलावा। 5 प्राइम नंबर है। तो 3 प्राइम नंबर हो गया। हमने पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम निकालना था। दिस वाज सुपर इजी क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, उससे अगला प्राइम नंबर 9 नहीं है भाई, 9 3 के टेबल में भी आता है, तो वो 11 बनता है। इन सबको सम कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। 11 में 7 ऐड हुआ 18, 18 में 2 पहले ऐड कर लेते हैं 20 हो जाएगा, ऐड करना इजी हो जाएगा। और फिर ये दोनों मिलके 8 बनते हैं, तो 28 आंसर आ जाएगा। तो 28 ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट चॉइस। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट चॉइस है। For what positive number is the square root of the number the same as the number divided by 40? ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है कि जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर को, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इक्वल है द नंबर डिवाइडेड बाय 40 के। तो मैं नंबर सपोज कर लेता हूं x, तो अंडर रूट ऑफ x इक्वल है फॉर व्हाट पॉजिटिव नंबर, कहता है कौन सा पॉजिटिव नंबर इक्वल है द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द नंबर इज द सेम एज द नंबर डिवाइडेड बाय 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स। एक्स के साथ अंडर रूट एक्स कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स। दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 40 का स्केयर क्या होता है भाई, 1600 होता है। 1600 आंसर है। मुझे लगता है एयर यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर या पेपर सेटर्स है, उनकी फेवरेट चॉइस जो थी ना वो ऑप्शन सी थी। अगर आप देखें तो ये अब थर्ड के फोर्थ कंसेक्टिव क्वेश्चन है कि जहाँ पे आंसर ऑप्शन सी ही बन रहा है। सो एनीवेज, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन अगेन। सो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट एक पॉजिटिव नंबर बताओ, वो कौन सा पॉजिटिव नंबर है कि जिसका अंडर रूट ऑफ द नंबर बराबर होता है जब नंबर को, द नंबर डिवाइड बाय 40, नंबर को 40 से डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट एक्स इक्वल है एक्स बाय 40 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, एक्स बाय अंडर रूट एक्स कैंसिल होगा तो ऊपर अंडर रूट एक्स आ जाएगा, राइट। तो दोनों तरफ स्केल ले लिया, 1600 आ जाएगा। आंसर आ गया मेरे पास 1600। जिसको ये स्टूडेंट को मसला आ रहा है, जिस स्टूडेंट को कि भाई एक्स को अंडर रूट एक्स से कैंसिल करके आपने अंडर रूट एक्स कैसे लिखा है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स का स्केयर, लिख सकता हूँ ना मैं उसको। तो अंडर रूट एक्स का जब स्केयर कैंसिल होगा तो अंडर रूट एक्स आ जाता है। तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, हमने तो एक्स निकाल लेना भाई, 1600 आ रहा है एक्स। द सम ऑफ measures of two angles is 90 degree. These angles are called. तो जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो तो these angles are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं सारों की डेफिनेशंस बता देता हूं ताकि ये पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में आए तो पता चल जाए। तो सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री पूछा, तो ऑप्शन ए बन रहा है यहाँ पे। उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कब, जब उनका सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि जब उनका सम जो है वो 180 डिग्री बन रहा हो। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के नेबरिंग एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। मतलब ये दो एंगल्स हैं, यूं मैंने डिवाइड कर दिया, एंगल ए एंगल बी, एडजेसेंट एंगल्स है, साइड बेस है। सम 90 बन रहा है, 180 बन रहा है, वो बात की बात है, लेकिन एडजेसेंट तो है ना वो एक दूसरे के। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो 180 से 360 के बीच में होता है। यानी 180 से बड़ा होगा
लेकिन 360 से स्मॉलर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस गिवन है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो स्टूडेंट्स मेरे टेस्ट में पेयर हुए थे उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे भेजे थे। तो ये पिक्चर है जो बच्चे ने वहाँ पे कहीं क्वेश्चन की ऐड की हुई है यहाँ पे। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि दिस इज ए एन इज इक्वल टू 4 × n−1 की पावर 2 - 2 है। ये स्टेटमेंट बनती है, ये इक्वेशन बनती है। ये ए एन 4 × n−1 का होल स्क्वायर -2 है। तो बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगी सीक्वेंस की। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एन की जगह पे 5 पुट कर लेंगे, एन की जगह पे 5 पुट कर लेंगे, पांचवी टर्म आ जाएगी। 5 - 1 का स्केयर, 5 - 1 4 है, 4 का स्केयर हो जाएगा 16 -2। 16 × 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा, -2 करेंगे तो 62 आ जाएगा। दिस वॉज इजी। सो पेपर में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर्स। क्वेश्चन जो है ना वो डिफिकल्ट इतने ज्यादा नहीं है अगर आप देखेंगे। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना है जी। कह रहा है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x - 1/3 जो है इसका इनवर्स क्या होगा। तो एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x - 1/3। तो आपने बताना है कि इसका इनवर्स क्या है। तो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम कहते हैं y। हमने एफ इनवर्स ऑफ y, हमने एफ इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। तो इनवर्स निकालने का मैं थॉरो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, साथ साथ स्टेप्स बता देता हूँ, क्योंकि ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू 2x - 1/3 गिवन है। y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जी 2x - 1/3 गिवन है। 2x - 1/3 गिवन है। हमने एफ इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल करना। वो तो ऑलरेडी इसने करके हमें दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है कह रहा है कि y के इक्वल है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप x को सेपरेट करते हैं। तो अब आई विल मूव टू द सेकंड स्टेप एंड आई विल सेपरेट द टर्म x। 3 × y कर लेंगे तो दिस विल बिकम 3y। 2x - 1 हो जाएगा, -1 विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस विल बिकम 3y + 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3y + 1 डिवाइड बाई 2। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनवर्स निकालते हुए y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखना। सेकंड स्टेप में आपने x को सेपरेट आउट करना है, x को आपने सेपरेट आउट करना है, x को आपने सेपरेट आउट करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि आपने वापस डेफिनेशन पे चला जाना है। डेफिनेशन क्या है फंक्शन की कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं यहां से x निकालूं तो इट कैन बी रिटन एज एफ इनवर्स ऑफ y। क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, राइट साइड पे एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। तो दैट इज एफ इनवर्स ऑफ y। तो थर्ड स्टेप आपने कर देना है x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो थर्ड स्टेप में x की जगह पे पुट कर दिया मैंने। तो थर्ड स्टेप ये हुआ है, साथ साथ स्टेप्स हुए हैं। एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y + 1 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट स्टेप होगा रिप्लेसिंग y विद x, रिप्लेसिंग y विद x। y को x से रिप्लेस कर दें, एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, दैट इज 3x + 1। 3x + 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो द राइट चॉइस इज 3x + 1 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन ए बन रहा है, ये लिखा हुआ है 3x + 1 डिवाइड बाई 2। क्वालिटी बैड इसलिए है कि स्टूडेंट्स ने स्नैप्स भेजी हैं मुझे टेस्ट की, तो इस वजह से क्वालिटी यहाँ पे। तो इनवर्स निकालने का स्टेप पहला क्या होता है, y को एफ ऑफ एक्स रखना। सेकंड में y पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पे, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, फिर x के लिए इक्वेशन को लैदा कर दिया, x को सेपरेट किया। थर्ड स्टेप में डेफिनेशन से एफ इनवर्स ऑफ y पुट किया, और फोर्थ स्टेप में y को x से रिप्लेस कर दिया। तो आप एक दफा सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम कन्वीनियंट फॉर। 6% स्टॉक यील्ड्स 8%।
द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज, एक चीज का 6% जो है वो 8% की आउटपुट देता है। तो हमने ये बताना है स्टॉक की मार्केट वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि 6% स्टॉक यील्ड्स 8%। तो 6% जो है ना स्टॉक का, वो यील्ड करता है 8%। बताओ मार्केट वैल्यू स्टॉक की क्या होगी। परसेंटेज हमेशा क्या होती है, आउट ऑफ 100। 6% यील्ड कर रहा है कितना, 8%। तो हमने बताना है कि आंसर क्या आएगा। 6% यील्ड 8%। 600 को 8 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 8 7 56। फोर बचा, जीरो आ जाएगा, 8 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ सीरीज 2 + 3 + 4 + 20 इज। अब एक तो ये है कि आप इनको मैनुअली ऐड करते फिरे। 2 में 3 ऐड किया 4 हो गया, 5 हो गया, 5 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 9 हो गया, फिर उसमें 5 ऐड किया 14 हो गया। तो वाई नॉट यूज अ फॉर्मूला। भाई रिथमेटिक सीरीज है ना, रिथमेटिक सीरीज कैसे होती है, उसमें टर्म्स ऐड होकर जनरेट होती हैं, और यहाँ पे भी टर्म्स ऐड होकर जनरेट हो रही हैं। कैसे, 2 में 1 ऐड हुआ 3 बना, 3 में 1 ऐड हुआ 4 बना, इससे अगली टर्म 5 होगी, करते करते 20 तक जा रहा है। तो रिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a1 प्लस n-1 * d। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, 2 से लेकर 20 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी भाई, 1 से लेकर 20 तक 20 टर्म्स बनती हैं। तो अब हम 2 से 20 तक जा रहे हैं, तो 2 से 20 तक तो ये 19 टर्म्स बनती हैं। एन की वैल्यू आ जाएगी 19/2। 2a1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2। n-1, 19 में से 1 माइनस होगा 18 आ जाएगा। डी, डी डिफरेंस है, डिफरेंस तो यहाँ पे 1 का है ना। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो दिस इज 2 2 जा 4, 4 में 18 ऐड करेंगे 22, 2 1 जा एंड 11 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो 19 × 11 आंसर बन रहा है 1 9 जा 9, 209 आंसर आ गया। मुझे यहीं पे पता चल गया क्योंकि और किसी के 9 नहीं है, और ये आखिर में इसमें यहाँ पे तो 9 आ रहा है। तो 1 1 जा 1 है, तो 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 209 209 आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx + x dy = 0 इज। तो सोल्यूशन पूछ रहा है इक्वेशन का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। y d(x + x d(y) अगर इक्वल है 0 के, तो बताओ इक्वेशन क्या बनती है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, बट पहले y वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली एक तरफ। तो y d(x) = -x d(y) बन जाएगा, -x d(y) बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x यहां आ जाएगा, y यहां आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यह आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/y का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई। ठीक है, प्लस हम साथ कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जो है वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में। क्यों, कांस्टेंट का कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लें एक ही बात आती है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने चॉइसेस को घुमाया हुआ है। चॉइसेस में ना नेचुरल लॉग नहीं है, या अकेला सी नहीं है, या एंटी नेचुरल लॉग नहीं है, तो हमेशा चॉइसेस को भी देखना है। अब अगर मैं इसको रिकम्बाइन करूं, अगर मैं इसको रिकम्बाइन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं। मैं देखता हूं कि क्या चॉइस बनती है। चॉइस ए बन रही है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को यहाँ ले जाए, नेचुरल लॉग ऑफ सी को यहाँ ले जाए। तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। या फिर आप इसको नेचुरल लॉग में नहीं भी रहने देते, तो जब भी इंटीग्रल लेते हैं तो इंटीग्रल लेने के बाद क्या करते हैं, बल्कि आसान कर लेते हैं इसको। इंटीग्रल लेने के बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। तो सी सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ।
जबकि एक्स को राइट साइड पे दे देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। दो लॉग्स ऐड हो रहे हों तो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये सी है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से, क्योंकि आंसर में नेचुरल लॉग नहीं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग को खत्म करेंगे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग यहाँ पे भी आ जाएगा, एंटी लॉग यहाँ पे भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स वाई एंटी लॉग ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सी के इक्वल है। So this is why that option A is the right choice. कह रहा है 7 into 3 + 5 is equal to 7 into 3 + 7 into 5. This law is called distributive law, associative law, commutative law, Bode mass rule. Distributive law. Distributive law होता है कि अगर A into B plus C लिखा हुआ है और ओपन कर लिया उसको A B plus A C, तो हम इसको कहेंगे distributive law of multiplication over addition. Distributive law of multiplication over addition कहेंगे हम इसको, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है, फिर बीच में एडिशन का साइन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव में तीन चीजें होती हैं दोबारा, लेकिन उसमें यू सेम साइन होगा, या ए इंटू बी प्लस सी है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी है, ए इंटू बी प्लस सी। ये जो है ना, ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव में माइनस भी हो सकता है, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जब साइन टर्म तीन इन्वॉल्व हो, ए बी और सी, लेकिन साइन डिफरेंट हो, पहले मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन है। कम्यूटेटिव तो लॉ बहुत सिंपल है, अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए के इक्वल है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बॉड मैच रूल तो आपको पता है, ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 - 1 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो 1 - 1 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स किसके इक्वल है? चॉइसेस नीचे गिवन है, देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल है, चॉइसेस मैंने देख ली, एक्स की फॉर्म में ही है, तो इट इज वेरी सिंपल। जो टर्म डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 1 - x ओवर एक्स प्लस 1। लेकिन ये चॉइस नहीं है, इसका मतलब है आगे सॉल्व हुआ है, एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स प्लस 1 एलसीएम आएगा, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो द एलसीएम विल बी एक्स प्लस वन इंटू 1 करेंगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, माइनस एक्स अपनी जगह पे है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट इज एचसीएफ निकालना है किसका? 10x² y² का, 10x² y² का, 30 इंटू x³ लिखा हुआ है। अब ये अगेन नहीं पता, चलें देख लेते हैं, वरना मैं आपको मेथड तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू x इंटू वाई, जबकि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा कि क्यूब है कि स्केयर है, तो जो कॉमन है उनको हम लिख लेंगे, तो विल गेट द एचसीएफ। तो दिस इज 10, दिस इज एक्स, ये भी कॉमन है दोनों में, ये भी एक्स कॉमन है दोनों में, ये वाई दोनों में कॉमन है, ये वाला वाई दोनों में कॉमन है। सो 10x² y² इज द एचसीएफ हियर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स बना के जो सबसे कॉमन है, तो सारे कॉमन है उनको लेने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। कह रहा है कि x² + 1 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। हम बता रहे हैं कि हमारे पेपर में सिर्फ एग्जामिनर्स हमें ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पेपर को बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता, ठीक है। पेपर में ट्रिक करने की, स्टूडेंट को डिसीव करने की कोशिश की गई होती है। यहाँ पे भी ये हुआ है, इक्वेशन गिवन है x² + 1 इज इक्वल टू 0, जबकि x² की वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों तरफ मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट -1 क्या होता है बेटा? अंडर रूट -1 अयोटा होता है, इसको मैं प्लस अयोटा और माइनस अयोटा दोनों के साथ लिखूँ, ये प्लस अयोटा भी बनेगा माइनस अयोटा भी बनेगा, दोनों के साथ इसको लिखा जाएगा, क्योंकि अंडर रूट लिया गया है, स्क्वायर रूट खुद लिया गया है। ऑप्शन बी को सिर्फ नहीं आपने कंसिडर करना, बल्कि आपने ऑप्शन डी को कंसिडर करना है कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे हम चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फाइंड्स द एरिया of the region bounded by x² + 2।
between the x-axis and the lines x equals to -1 and x equals to 2। बहुत आसान सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, और इंटीग्रेशन को हमने करना है, फिर हमने उसमें लिमिट्स इंसर्ट करनी है। एक स्टेप का सवाल है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अपने इंटीग्रल्स के पोर्शन में किए हुए हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी ऑफ एक्स, जिसमें इसकी अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +2 पुट करेंगे। तो सवाल ये है कि दो लाइनें हैं, एक एक्स इक्वल टू -1 की लाइन है ये वाली, और एक लाइन है एक्स इक्वल टू 2 की लाइन है। हमने इनके बीच का बाउंडेड एरिया बताना है कि वो एरिया क्या है। तो मैं इसमें पहले इंटीग्रल ले लूंगा x³/3, उसके बाद मैं इसमें लिमिट्स पुट कर लूंगा, अपर लिमिट माइनस लो, ये हो जाएगा 2x अपर लिमिट -2, x³/3 है, उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का क्यूब/3 -1 का क्यूब/3, पूरे में अपर लिमिट डाल दी, पूरे में ही लोअर लिमिट डाल दी। अब सेकंड टर्म में भी अपर लिमिट और माइनस कर लेंगे हम लोग लोअर लिमिट। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यह आ जाएगा 8/3, ये हो जाएगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होता है +1, +1/3, ये आ जाएगा +2, 2 जा 4, 4 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 4 + 2 6 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे हम इसको, तो ये 3 + 6 आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर आंसर। तो 9 स्क्वायर यूनिट्स आंसर है। तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट नीड टू फॉलो द बेसिक्स, तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, एक लाइन गिवन है, उससे नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों ने निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, बहुत आसान स्टेप बता देता है इसको सॉल्व करने। एक कर्व है, अच्छा, और ये इक्वेशन किसकी है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। देखिए सर्कल की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, इज इक्वल टू r का स्क्वायर। जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा यानी 0,0 होगा, ये उस सर्कल के लिए इक्वेशन है। इसलिए ये बन गई है x का स्क्वायर, क्योंकि h भी 0 है यहाँ पे, k भी यहाँ पर 0 है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पड़ा हुआ है, ये 25 r का स्क्वायर है। सो r का स्क्वायर 25 है, r की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो रेडियस इसका 5 है, एक सर्कल है ये बेसिकली। वो सर्कल क्या है, जो कि ओरिजिन के ऊपर है, तो एक सर्कल है, और सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन है, 0,0 है। ये सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से जो नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट सर्कल के नॉर्मल होती है, उसके रेडियस से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होती है। वो इससे 90 डिग्री के एंगल पे होती है। हमें अब कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 4,3 क्या बनती है। 4,3 का जो पॉइंट है ये, इसके ऊपर ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हम लोग ने निकाला। तो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, और वो पॉइंट क्या गिवन है, 4,3 गिवन है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो 0,0 है, 0,0 है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लाइन की स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप मैं निकालूंगा लाइन की, तो वो आती है y2 - y1 ओवर y2 - y1 है, ओवर x2 - x1। सो y2 3 है, 3 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1, x2 4 है, x1 0 है। स्लोप बेटा इसकी आ जाएगी +3/4, स्लोप इसकी आ जाएगी +3/4। हम लोग निकाल लेते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 m x - x1। सो y - y1 0 है बेटा यहाँ पे, m की वैल्यू 3/4 है, x माइनस ये 0 है।
तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y ये हो जाएगा 3x। इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 जो है वो आंसर बनता है। सो ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन बी। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 जो कि बनता है मेरे पास ऑप्शन बी बनता है। इट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स बता दें। स्टूडेंट इसको देख के कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इसमें पॉइंट की फॉर्म में वैल्यूज है। तो पहले देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एकदम ब्रैकेट ओपन करने के बजाय ना ऐसी सिचुएशन में क्या किया करें, 4.5 माइनस 0.3 हो जाएगा, यह आ जाएगी 4.2 और ये है 0.2, एक्स माइनस 3। पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट था, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो तब कैंसिल कर सकते हैं पॉइंट को पॉइंट के साथ। 2 के साथ कैंसिल कर लें, 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, पीछे रह गया x माइनस 3, एक्स इक्वल टू 24, 24 आंसर आ गया। तो स्मार्ट खेला करें थोड़ा सा। मैंने एकदम ब्रैकेट को ओपन नहीं किया क्योंकि पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन थी, डेसिमल पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन थी। पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत होती नहीं है, ठीक है। इससे बचने का तरीकाकार क्या है कि पहले आप देखेंगे कितनी चीज सॉल्व हो सकती है, उसके बाद आगे आप चले जाएं, आप आगे उसको करते रहें। वोंट मेक एनी इशू फॉर यू। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r, then the ratio of its surface area to its volume is। एक रेडियस है स्फीयर का, r है, इसका सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम की रेशो लेनी है। सरफेस एरिया होता है इसका 4πr², जबकि वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr का क्यूब, ठीक है, 4/3πr का क्यूब। जब मैं इसकी रेशो लूंगा, सरफेस एरिया को डिवाइड करूंगा वॉल्यूम से, तो देखते हैं क्या आता है। ऊपर आएगा 4πr², नीचे आएगा 4/3πr का क्यूब। आर स्क्वायर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आर रह जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल होगा, 4 के साथ 4 कैंसिल होगा, 3 जो सब नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/r। दिस विल बी 3/r। ऑप्शन डी जो है ना वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, 3/r इसका आंसर होना चाहिए। कह रहे हैं अब नॉक्शियस का सिनोनिम बताओ। सिनोनिम में हमने सिमिलर मीनिंग बताने होते हैं ना, सेम मीनिंग बताने हैं। और सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर में उसने चॉइसेस में दिया हुआ है हमारे पास। पहली चॉइस है ड्रीमी, दूसरा है विजिबल, थर्ड है एंग्री और चौथा है ऑब्जेक्शनेबल। अब नॉक्शियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि आपको सख्त नागवार गुजरे, अनप्लेजेंट हो, टोटली अनप्लेजेंट हो, सख्त नागवारी जिसको आपको देखकर हो, जिस बात को देखकर, जिस बात के होने से। ऑब्जेक्शनेबल, जो चीज आपको, जिसको आप अलाउ नहीं करेंगे, जिस पर आप ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब है एतराज करना, काबिल एतराज। अब आईक्यू के क्वेश्चन हैं, ए टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग सेंटेंस। इस तरह के आईक्यू या लॉजिकल सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होता है, उसके सपोर्टिंग सेंटेंस गिवन होता है, हमने ये बताना होता है कि उसका आंसर फिर क्या बन रहा है। तो चूज द बेस्ट डिटेल, मैं सवाल पढ़ता हूं, कह रहा है चूज द बेस्ट डिटेल फॉर सपोर्टिंग द सेंटेंस पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस, द डॉग इज अ पेट एनिमल। पहली बात कह रहा है कि डॉग जो है वो एक पेट एनिमल है, एक इंफॉर्मेशन ये पता चली। सपोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ क्या है, डॉग्स आर कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोर्स उनको कहते हैं जो कि मीट ईटर होते हैं, जो कि मीट ईटर्स होते हैं, तो सिर्फ गोश्त वगैरह खा सकते हैं। तो कह रहा है डॉग पेट एनिमल है, दूसरे जुमले में कह रहा है डॉग तो एक कार्निवोर है। अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा इस इंफॉर्मेशन से, दे लाइक ईटिंग मीट, यानी डॉग्स को मीट ईट करना पसंद है, गोश्त खाना पसंद है। दे आर यूज्ड बाय पुलिस टू फाइंड हिडन थिंग्स। ये तो एक है बात कि आपने देखा होगा सिक्योरिटी चेक्स के ऊपर भी या एयरपोर्ट के ऊपर भी उनके पास डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके पास डॉग्स होते हैं और उन डॉग से क्या करते हैं, तलाशी वगैरह लेते हैं, स्निफिंग डॉग्स कहते हैं उनको। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स बाय गार्डिंग आवर हाउस। ऐसा भी है कि कुत्ते जो है वो रखवाली के लिए भी काम आते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ डॉग्स इन द वर्ल्ड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक बनता है जो हमें गिवन है,
हमने उस इंफॉर्मेशन का स्टिक रहना है जो कि हमें गिवन है, वो ये है कि दे लाइक ईटिंग मीट। फिर डॉग एक पेट एनिमल है लेकिन वो खाता गोश्त है, गोश्त खोर है। दे लाइक ईटिंग मीट, दे लाइक ईटिंग मीट। कार्निवोर्स का मतलब ही ये है कि मीट ईटर्स हैं, मीट ईटर्स हैं ये। कार्निवोर्स का मतलब ही यही है। तो अप्रोप्रिएट सेंटेंस उसके मुताबिक मार करना है जो गिवन इंफॉर्मेशन है। हुमैरा वॉज नॉट हैप्पी विद हर फ्रेंड, हुमैरा अपनी दोस्त से खुश नहीं थी। आई बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर, उसने अपनी दोस्त को क्या कहा कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। शी ग्राउल्ड इनटू हर सेल फोन, यूड बेटर मेक योर सेल्फ रीच ओवर देयर। उसने फोन पे बड़े गुस्से से बोला, ग्राउल्ड का मतलब है गुस्से से बोलना, कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर फौरन से पहुंच जाओ। शी कॉन्टिन्यूड और विल लीव विदाउट यू, और आगे उसने ये बोला कि वरना हम तुम्हारे बगैर चले जाएंगे। 3 बातें पता चल रही हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउल, ग्राउल का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राउल का मतलब क्या है, मैंने ऊपर ही बता दिया। ग्राउल का मतलब है वो गुस्से से किसी को कोई बात कहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी दोस्त को गुस्से से फोन के ऊपर ये कह रही है कि जो है हम तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पहुंच जाओ, अगर तुम ना आई तो हम तुम्हारे बगैर चले जाएंगे। वैसे जो जानवर आवाज निकालते हैं ना गुस्से में, डॉग वगैरह हो गए, वुल्व्स हो गए, जो ग्राउलिंग का साउंड निकालते हैं उसको कहते हैं ग्राउल। मतलब जिस तरह एक डॉग है वो किसी स्ट्रेंजर को देखेगा और गुस्से से जो आवाज निकालेगा वो ग्राउलिंग साउंड कहलाता है, साउंड ग्राउलिंग साउंड कहलाता है। तो यहाँ पे है कि टॉक इन एन अनफ्रेंडली मैनर, बहुत गुस्सा आया, आप किसी को चीख चिल्ला के आप किसी से बोल रहे, अनफ्रेंडली मैनर में उसने उसको कहा, गुस्से में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ओपेरा रेफर्स टू अ ड्रामेटिक आर्ट form originating in Europe, in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, but vocal and instrumental, as it is through the lyrics. By contrast, the drama, by contrast, उसमें मैं लाइन मिस कर गया हूँ। By contrast, in musical theater, an actor's dramatic performance is primary, and the music plays lesser role. ड्रामा में क्या होता है वो खुद उसने बता दिया, ओपरा मैंने इसलिए ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया। तो कह रहा है कि ओपरा एक ड्रामेटिक आर्ट की फॉर्म है, लेकिन ड्रामा में तो या स्टेज के ऊपर अगर कोई लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो जो एक्टर्स हैं वो डायलॉग्स बोलेंगे, वो इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे। ओपेरा में जो इंफॉर्मेशन कन्वे होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, लिरिक्स की फॉर्म में भी होती है और साउंड की फॉर्म में भी होती है। सो ड्रामा इन ओपेरा is presented using primary elements of theater such as scenery, costumes, and acting. However, the words of opera or libretto are sung rather than spoken. तो यहाँ पे डायलॉग्स गाए जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, बोले नहीं जाते। The singers are accompanied by a musical ensemble ranging from small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra. It is pointed out इन द रीडिंग दैट ओपेरा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ में, कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ओपेरा के बारे में इन्फॉर्मेशन तो हमें ये पता चली है कि ओपेरा एक ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें ड्रामे की तरह एक्टिंग तो होती है, बट एक्टिंग के अंदर डायलॉग नहीं बोले जाते, बल्कि एक्टर्स एक्टिंग नहीं करते, जबकि उसके बरअक्स वो गा के चीज को बताते हैं, म्यूजिक भी बजता है। ओपेरा बेसिकली ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, कॉयर भी कहते हैं उसको, ठीक है, जो कि म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उसी के मुताबिक प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई स्टेज है या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो पीछे एक बंच ऑफ सिंगर्स जो है वो म्यूजिक प्ले करते हैं मिलजुल के, एक दूसरे के साथ हारमोनी में, एक दूसरे के साथ प्लानिंग में। उस किस चीज को इंसेंबल कहते हैं, कॉयर से मिलता जुलता। ओपेरा क्या है, फॉर्म ऑफ एक्टिंग है, लेकिन इसमें डायलॉग बोले नहीं जाते बल्कि गाए जाते हैं। तो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है, हैज डेवलप्ड अंडर द ओपेरा हैज डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिकल थिएटर। ओपेरा इज अ ड्रामा sung with accompaniment of orchestra, is not a high budget production, is often performed in Europe। हमें नहीं पता कि यूरोप में सिर्फ परफॉर्म करें या बाकी जगह भी करें, हमने वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेनी है जो कि पैराग्राफ में गिवन है। पैराग्राफ में कहता है ओरिजिनेटिंग इन यूरोप, यूरोप में स्टार्ट हुआ था, तो सिर्फ यूरोप में परफॉर्म नहीं किया था, यूरोप से वो स्टार्ट हुआ था। अब हो सकता है बाकी दुनिया में भी परफॉर्म करता हो, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं इसको कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ बोल गया था, असल में आईक्यू का सवाल है।
इट इज नॉट अ हाई बजट प्रोडक्शन, हमें नहीं पता इसके लिए कितना बजट लगेगा, बजट तो ज्यादा ही लगेगा क्योंकि लोग गा रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो बेसिकली है क्या, हमें ये इन्फॉर्मेशन बता दी, इट्स अ ड्रामा विद अकम्पेनमेंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ये ड्रामा है, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया है और पीछे ऑर्केस्ट्रा होता है, पूरा म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। तो ये चीज इसका करेक्ट आंसर है। कह रहे इंडस्ट्रियस का इंटेनम बताओ। अब मैंने आपको लेक्चर्स में इंडस्ट्रियस का सिनोनिम बताया, इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, मेहनती, ठीक है, हार्ड वर्किंग या मेहनती ऐसे शख्स को हम इंडस्ट्रियस कहते हैं। हमने मीनिंग नहीं बताना, मैंने मीनिंग को समझाने के लिए बताया, हमने क्या करना है, हमने इसका एंटोनिम बताना है। स्टूपिड, स्टूपिड तो बेवकूफ होगा, हार्श जो सख्त बातें करता है, वाइज अक्लमंद को कहते हैं, इंडोलेंट, इंडोलेंट कहते हैं लेजी को, सुस्त को, काहिल को। जो काहिल शख्स होगा वो हार्ड वर्किंग थोड़ी करेगा, उसने मेहनत थोड़ी करनी है। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अश्योर। अश्योर का मतलब होता है किसी चीज की गारंटी देना कि जनाब ये काम हो जाएगा, अश्योर, गारंटी, किसी को कन्विंस करना भी इस मायने में आ सकता है। तो उसके और सिनोनिम्स मैं पहले बता दूं, कन्विंस, गारंटी देना, जी मेरी गारंटी है, मेरी एश्योरेंस है कि ये कल होमवर्क करके आएगा, कल से ये अपना काम वक्त पे करेगा। तो हमने इसका ऑपोजिट बताना है, तो इसका ऑपोजिट अनश्योर बनेगा, जिसके बारे में यू आर नॉट सर्टन कि भाई ये काम के बारे में आप श्योर ही नहीं है, अनश्योर है, तो आप कैसे उसकी गारंटी देंगे? गारंटी तो फिर नहीं आप उसकी दे सकते। Raza has unusual taste in vegetables. For some reason, Raza will eat any vegetables that are not green. For example, he will eat carrots, squash, and parsnips. He will not eat chard or kale. चार्ड भी वो पालक की तरह और केल भी पालक की तरह मिलती जुलती सब्जी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये भी सब्जियों के ही नाम है, ठीक है। तो पता हमें ये चला कि रजा जो है वो सब्जियां खाता है, और सब्जियों का उसका खाने का जो शौक है ना, वो बहुत ही क्या कहते हैं, डिफरेंट है, कि वो हरी हरी सब्जियां नहीं खाता है, नहीं पालक नहीं खाएगा, केल नहीं खाएगा, चार नहीं खाएगा, हाँ वो कैरेट खाएगा, स्क्वाश खाएगा, पार्सनिप्स खाएगा। पार्सनिप्स भी सब्जी होती है, जैसे अरबी होती है ना हमारे यहाँ, अरबी से मिलती जुलती सब्जी को कहते हैं। केल मैंने बताया पालक से मिलती जुलती सब्जी होती है। Using the information in the passage as a guide, the reader can be certain that which of the following statement is true. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, जो हम इस इंफॉर्मेशन से कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्क्वाश इज ग्रीन, स्क्वाश ग्रीन नहीं है भाई, क्योंकि वो ग्रीन नहीं खाता। तो हमें ये पता चला है कि स्क्वाश ग्रीन कलर की नहीं है, स्क्वाश इज ग्रीन, ये गलत है। रेडिशेज आर नॉट ग्रीन, ये बात तो ठीक है, रेडिश मूली को कहते हैं कि मूली जो है वो सब्ज रंग की नहीं होती है, लेकिन रेडिश का तो पैराग्राफ में जिक्र ही नहीं है, इसलिए पैराग्राफ के मुताबिक दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। चार्ड इज ग्रीन, यस चार्ड ग्रीन है, बट क्योंकि हमें ये पता चल रहा है पहले कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएगा, आगे वो कह रहा है कि वो चार्ड नहीं खाता है, इसका मतलब है चार्ड ग्रीन कलर की है। तो हमें ये बात 100% पता चली है पैराग्राफ से कि चार्ड ग्रीन कलर की। तो आईक्यू का सवाल, थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज डिसिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द प्रोवाइडेड वर्ड। ओडियम, ओडियम का ऑपोजिट बताना है, बट सिमिलर भी उसका ऑपोजिट ही होगा ना, सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं पेपर में। आप अगर आप पेपर में देखें तो एंटोनिम को कहीं उसने कहा कि इसका ऑपोजिट बता दो, कहीं पे वो कह रहा है कि जी इसका डिसिमिलर बता दो, एंटोनिम ही पूछ रहा है। ओडियम का मतलब होता है किसी को हेट करना, तो इसका ऑपोजिट होगा एडमायरेशन। एडमायरेशन होता है किसी के लिए मोहब्बत होना, प्यार होना, किसी की तारीफ करना, किसी से ताल्लुक रखना, किसी की बात की लाज रखना, एडमायरेशन होता है। तो ये इसका एंटोनिम है। ओडियम का मतलब है हेट, एडमायरेशन का मतलब है किसी का ख्याल होना, किसी के बारे में प्यार मोहब्बत होना। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, इनफ, जरूरत के मुताबिक। मैं कहूंगा देयर इज एम्पल स्पेस टू पार्क योर कार, यहाँ पे इतनी जगह है, इनफ जगह है कि तुम अपनी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हो। तो यहां पर होगा मीनिंग में है कंप्लीट, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट तो उसका एंटोनिम है, अच्छा एंटोनिम ही बताना है हमने, एंटोनिम बताना है।
डिसिमिलर बताना है तो एंटोनिम तो फिर यही हो जाएगा इनसफिशिएंट, कि सफिशिएंट नहीं है, जरूरत के मुताबिक नहीं है। ठीक है, Like, comment, and subscribe.